नमस्कार, पूछता इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज इस खास बुलेटिन के जरिए बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के सीडीएफ मुनीर की बढ़ती मुश्किलों को लेकर के, जो अपनी नीतियों और कामों की वजह से पाकिस्तान में तो घिर ही रहे, अब 7 समंदर पार भी उनका विरोध शुरू हो गया है। और तो और इस दौरान उनका अंजाम गंभीर होने की धमकी भी दी गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो धमकी दी गई है, ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड शहर में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया। अब इसको लेकर जानकारी आपके सामने रख देते हैं। मुनीर का जियाउल हक वाला अंजाम होने वाला है, ये यहाँ पर धमकाया गया है। महिला ने आज से मुनीर के खिलाफ बयान दिया है। मुनीर का जियाउल हक जैसा ही अंजाम होने वाला है, वो ये कहते हुए नजर आई। ये बात वो कही और ऐसे में उनकी प्लेन में धमाका हुआ, इन्हें कार में मार दिया जाएगा, प्रदर्शनकारी इन्हें कार में मार देंगे, इस तरीके की बात सामने आई। उन्होंने मुनीर का अंजाम जियाउल हक जैसा होने की बात कही। प्रदर्शनकारी ने कहा कि उनके प्लेन में धमाका हुआ था, इन्हें कार में ही मार दिया जाएगा। हालांकि धमकी के बाद पाक सरकार ने ब्रिटिश सरकार के सामने फॉर्मल तौर पर आपत्ति दर्ज करवाई है। पाकिस्तान ने इस मामले में हस्तक्षेप और कार्रवाई की सीधे सीधे मांग भी कर डाली है और इसको लेकर के कहा है कि इसको लेकर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हालांकि देखिए तस्वीर जो सामने आ रही है, मुनीर का क्या जियाउल हक वाला अंजाम होने वाला है, ये बड़ा सवाल। बाकी सारे दावे कर दिए हैं, खुदा उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। तो देखिए, मुनीर का अब तक तो पाकिस्तान के अंदर ही विरोध हो रहा था, लेकिन उनकी नीतियों की आलोचना अब बाहर भी की जा रही है। ये पहला मौका है जब 7 समंदर पार लंदन में भी उनके खिलाफ विरोध के सुर फूटे हैं। अब तक इमरान खान की पार्टी पीटीआई और देश के मौलाना ही उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब ये विरोध देश के बाहर भी किया जा रहा है। इमरान खान की पार्टी, पीटीआई समर्थक और इमरान खान का पूरा परिवार जो है मुनीर पर भड़का हुआ है, जबकि मुनीर को कानून से मिली आजीवन इम्यूनिटी के खिलाफ मौलाना का विरोध शुरू हो गया है। जेयूआईएफ से जुड़े मुफ्ती तकी उस्मानी ने आजीवन कानूनी छूट को इस्लाम के खिलाफ तक बता दिया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिश्तों के खराब होने के लिए पाक सेना को जिम्मेदार तक बताया। अब आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जियाउल हक कौन थे जिसको लेकर वो महिला यहाँ पर बात रख रही थी और धमका रही थी, जिनके जैसा अंजाम मुनीर का होने वाली बात सामने आई है। आपको बताते हैं कि जियाउल हक है कौन। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउल हक को 1976 में पाक सेना का सेना अध्यक्ष बनाया था और जनरल जिया ने 5 जुलाई 1977 में भुट्टो सरकार को ही गिरा डाला। 1985 की अब बात करते हैं, जहां चुनाव हुए और विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाया तो उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया। अब अगस्त की बात करते हैं, 1988 की बात करते हैं। बहावलपुर से लौटते समय एक विमान दुर्घटना में जनरल जियाउल हक की मौत हो जाती है दर्शकों, और इसके बाद जांच जब की जाती है, इसमें गहरे साजिश की बात सामने आती है। गहरे साजिश की आशंका जताई जाती है। इसको लेकर के कई जो थ्योरीज है वो फ्लोट होती है। फिलहाल मुनीर के लिए ये वक्त बहुत कठिन है, क्योंकि अब हर ओर से उनका विरोध हो रहा है। इस बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान रहने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है किस तरीके से अब आगे जो यहाँ पर उसका रुख है वो कैसे रहने वाला है, आखिर रावलपिंडी से लेकर लंदन तक ये जो विरोध के सुर है वो पाकिस्तान के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं, इसी को लेकर के बड़े सवाल आज के पूछता इंडिया के हम रख देते हैं सामने। क्या लंदन से आई धमकी किसी साजिश का हिस्सा है? पहला बड़ा सवाल दर्शकों। और भाई दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या मुनीर की तानाशाही से लोग इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि अब इस तरीके की बातें रख रहे हैं? और तीसरा बड़ा सवाल दर्शकों ये कि क्या शहबाज सरकार को मुनीर पर लगाम नहीं लगानी चाहिए? क्या सरकार को इसको लेकर के काम नहीं करना चाहिए? कि यहाँ पर पिछली बार भी इसी तरीके से तस्वीर आई थी और इसी तरीके से हमने देखा था कि मिलिट्री एक्शन के बाद यहाँ पर सरकार को ही गिरा दिया गया था। क्या ये दोबारा से होने वाला है? क्या ये पिक्चर रिपीट होने वाली है? तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल संजीत सुरोई मेरे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जो ये तस्वीर है
पहले हम देख रहे थे कि घर के भीतर ही आलोचना का सामना कर रहे थे, घर के भीतर ही कलह थी, लेकिन अब ये कलह जो है लंदन तक पहुंच गई है रावलपिंडी से। वहां पर महिला चेता रही है, धमकी दे रही है कि अभी तक तो सिर्फ जियाउल हक को विमान दुर्घटना में हमने मरते हुए देखा था, मुनीर साहब के साथ कई कार दुर्घटना ना हो जाए। बिल्कुल रितु जी, सबसे पहले जय हिंद। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे इस अहम मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया। देखिए, ये जो पीटीआई के कार्यकर्ता है, चाहे वो रावलपिंडी में हो, पाकिस्तान में हो, चाहे वो जो है लंदन में हो, वॉशिंगटन में, कहीं पे भी हो, उनका सिर्फ मकसद एक ही है कि वो जो है अपने लीडर, जो उनके पॉलिटिकल लीडर, और मैं कहूंगा इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, उनके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनका प्रोटेस्ट बिल्कुल आज में बिल्कुल ठीक प्रोटेस्ट है। किसी भी इंसान को आप 200 केसेस में जेल के अंदर बंद नहीं कर सकते। और उसके बाद जो है अभी कुछ दिन पहले 17 साल की सजा तोश खाना के जो है उन्होंने बताया कि वहां से जो उन्होंने सऊदी अरेबिया से जो गिफ्ट दी थी, वो गिफ्ट उन्होंने जमा नहीं करी, उसकी चोरी कर ली। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा कानून है जिसमें चोरी की जो है 17 साल की सजा होती है? तो ये सब आसिम मुनीर साहब जो है डी फैक्टो रूलर हैं पाकिस्तान के। वो चाहे कोई बोले या ना बोले, और पाकिस्तान में तो सिवाय पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या पीटीआई के लीडर्स हैं, वो ही बोलते। आम जनता में इतनी ताकत नहीं कि वो बोल सके। ना तो वो पत्रकार कोई बोल सकता है उनके खिलाफ, ना कोई आम आवाम बोल सकता है। और वो उनकी वहां पे डिक्टेटरशिप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शहबाज शरीफ जो एक मोहरा है, और वो जो रबर स्टैंप बन के रह गए हैं। बाकी सारी पावर जो आसिम मुनीर के पास है। अब सवाल ये उठता है, ये जो लंदन में जो स्टेटमेंट जो वो आपने वीडियो सुनाई है, वो जो लेडी बोल रही है, वो बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन वो हो सकता है उनका गुस्सा हो, वो गुस्से में बोल रही हो। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जनरल जियाउल हक जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उनको जो है हवाई जहाज उनका जो है ब्लास्ट हो गया था। और वो ब्लास्ट होने के कई कारण बताए गए, लेकिन अभी तक आज तक ये नहीं पता लगा कि उसका परपेट्रेटर कौन था, कौन जिम्मेवार था उनकी मौत का। कोई यूनाइटेड स्टेट जिम्मेवार था, रशिया जिम्मेवार था, या पाकिस्तान आर्मी के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो उनको नहीं चाहते थे, उनको मार दिया था। तो ये आसिम मुनीर साहब का जो हो रहा है, आपने सही बताया। फजल रहमान कह रहे हैं कि जब भारत पाकिस्तान के जो टेररिस्ट अड्डे हैं उनके ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान उसको नाजायज बताता है, लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में टेररिस्टों के अड्डों पे हमला करता है तो उसको जो लीगलाइज बताता है। तो ये जो दोहरी नीति है, ये जो हिपोक्रेसी है आसिम मुनीर की, ये अभी नया नया काम है। लोग थोड़े जो लोगों के समझ में नहीं आ रहा। जैसे जैसे आगे समय बीतेगा, जैसे जैसे बलूचिस्तान में हालात है, केपीके में हालात है, बाकी जो पीओजेके में हालात है, अंदरूनी हालात है, उधर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, उधर भारत के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में आसिम मुनीर साहब की जो है मुश्किलें और बढ़ने वाली है। रितु जी, बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने यहाँ पर पूरी तरीके से कोट करके बताया भी है, उन जो है हिस्ट्री के जो तर्क सामने आए हैं, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि पहली दफा नहीं हो रहा है, इससे पहले कई बार हो चुका है। और शुभदा चौधरी मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है, विदेश मामलों की जानकार है वो। शुभदा चौधरी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि पाकिस्तानी सेना की नीति और नियत पर सवाल किए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई दफा बैक स्टेप किया है सरकारों को। वहां पर हमने देखा था किस तरीके से जियाउल हक जो है जिस नीति के साथ काम कर रहे थे, इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर के कैसे वो बढ़ोतरी कर रहे थे पाकिस्तान में, और वो हम नतीजा भी देख चुके हैं कि सरकार गिर गई थी उनकी उसके बाद। देखिए रितु जी, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। अब जहां तक बात रही कि अभी जो प्रोटेस्ट हुआ पीटीआई के एक्टिविस्ट द्वारा, ये ब्रैडफोर्ड में हुआ, तो हमें पहले यूके को समझना होगा कि यूके में कम से कम 16 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी हैं, और डायस्पोरा है, उनको 4 बिलियन रेमिटेंस मिलता है एनुअली वहां से। और जो ब्रैडफोर्ड में खासकर जहां पे कॉन्सुलेट के पास प्रोटेस्ट हुआ है, वहां पे जो पीओके है वहां के मिरपुर से और नॉर्दर्न पंजाब से ज्यादा डायस्पोरा है। पहली बात तो ये। दूसरा, आसिम मुनीर की वहां पे प्रोटेस्ट करना भी एक करेज का बात है। क्यों? क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी नेशनल अगर वो डायस्पोरा का है और वो यूके में बैठ के मिलिट्री के खिलाफ कोई भी चीज अगर सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता है या ग्राउंड पे प्रोटेस्ट में भी जाता है, तो उसकी फैमिली टाइज को खतरा है,
उसके लीगल सिस्टम्स में फंसाया जाता है, एक्स्ट्राडिशन की मांग की जाती है, उसके ऊपर डिजिटल सर्वेलेंस बढ़ जाता है, उसके एसेट को फ्रीज कर दिया जाता है और पासपोर्ट को रिवोक कर दिया जाता है। अब ऐसे 4 केसेस हो चुके हैं। पहला, मिर्जा शहजाद अकबर, ये इमरान खान के फॉर्मर एडवाइजर थे जो 2022 में यूके चले गए। इन्होंने बेनजीर भुट्टो, जरदारी, शहबाज शरीफ के ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं उसके ऊपर इन्होंने काफी लीगल वर्क किया था। नवंबर 2023 में जब इन्होंने आसिम मुनीर को क्वेश्चन किया तो इनके ऊपर इनकी बेटी के सामने एसिड अटैक होता है। दिसंबर 2025 में अभी कुछ दिनों पहले इनको इनके कैम्ब्रिज के घर के सामने ब्रूचुअली असॉल्ट किया जाता है, इनके जबड़े और नाक को तोड़ दिया जाता है। इनका जो भाई है, उनके भाई के साथ भी उसको 100 दिन के लिए आईएसआई ने गिरफ्तार कर दिया था पाकिस्तान में। दूसरा है आपके आदिल राजा, ये रिटायर्ड मेजर है पाकिस्तानी आर्मी से, ये भी 2023 में यूके चले गए। इनकी जो एल्डर मदर है उनको किडनैप कर लिया गया, इनका पासपोर्ट रिवोक कर लिया गया और इनको मिलिट्री कोर्ट में एब्सेंशिया में सेंटेंस कर दिया गया। ठीक है। तीसरे हैं उमर राज, इनका एक टिकटॉक अकाउंट था जिसमें ये पाकिस्तानी मिलिट्री को क्वेश्चन करते थे। इनके फादर और इनके ब्रदर को 2024 में अबडक्ट कर लिया जाता है। अब क्या, क्योंकि लंदन के मेयर जो है वो सादिक खान है, क्या सारे ब्रिटिश एमपीज सादिक खान के साथ सारे चुप हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि फरवरी 2025 में प्राइवेट प्रोसिक्यूशन हुआ है आसिम मुनीर के खिलाफ लंदन में 2024 इस्लामाबाद मैसेकर के ऊपर। ओके। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो आसिम मुनीर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन को पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बना चुके हैं। ठीक है, यानी कि ये जो डायस्पोरा नीतियों को लेकर आप बात कर रही थी कि शुरुआत से ही जो ट्रैक रिकॉर्ड आपने अभी गिनवाया और ये बताया भी कि लंदन की सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा है वहां पर पाकिस्तान का जिक्र होना, ये मैं समझाता है कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पर इसकी चर्चा तो हो रही है कि मुनीर साहब कर क्या रहे हैं पाकिस्तान में, वहां पर हो क्या रहा है, और जो लोग वहां पर रह रहे होंगे जो पाकिस्तानी भी होंगे इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। और मेरे खास मेहमान अली शाह सर भी जुड़ गए मेरे साथ। अली शाह सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्या पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि 37 साल पहले जो हुआ था, 1988 में जो हुआ था, वो रिपीट ना हो जाए? ये अनजाना डर बताता क्या है? जी ऋतु जी, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब हमने बांग्लादेश किया 71, तो पाकिस्तान 1974 में बांग्लादेश को मारी जब ये ईस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ था, और 24 साल तक इन रिश्ते थोड़े ठीक ठाक नहीं थे। और बल्कि 2024 के बाद पिछले साल जब शेख हसीना वहां से गई है, पाकिस्तान नजदीकियां बढ़ा रहा है बांग्लादेश से। पाकिस्तान ने तो अहमदियों को और बांग्लादेशियों को मुसलमान का करार नहीं दिया था। तो अभी फिलहाल हुआ कि अब अचानक ऐसा हुआ कि बांग्लादेश के पास 2 पनडुब्बियां थी, चीन के प्रभाव में आके 8 पनडुब्बियों की बातें हो रही है। अभी ऐसा क्या हुआ कि अचानक से बांग्लादेश हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक बिगाड़ने में तैयार हो गया है, लेकिन पाकिस्तान नजदीकियां जरूर बढ़ाएगा। और ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और चीन दोनों शातिर चालबाज, ये चालबाजी सर उन्हीं के लिए अब भारी पड़ती है। इसे अगर हम कहें, पूरी तरीके से कोट करें तो चालबाजियां हर दफा चलती नहीं है। और अब तो क्योंकि पाकिस्तान का जो नाम है वो आतंकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है, शुरुआत से ही जोड़ा जा रहा है, और अब तो इसको लेकर के प्रखरता से बात भी होती है। अली असगर भट्टी मेरे साथ पाकिस्तानी पत्रकार कनेक्ट हो गए हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहूंगी सर, 1988 में जो हुआ वो तस्वीर रिपीट ना हो जाए, ये आरोप लग रहा है कि एक अनजाना डर है। तो क्या मुनीर साहब छुप गए हैं क्या बंकर में? उन्हें डर लग रहा है क्या? अब लंदन की सड़कों पर विरोध पहुंच चुका है उनका।
अच्छा, एक मैं बात कहूंगा कि आपने मेरे पूरे सवाल का पूरा जवाब आपने सुनना होगा। मैंने जी। तसल्ली से आपकी सारी बातें सुनी है। जब मैं बात करता हूँ तो वहां पर एंड ये होता है कि जरा सी मैं बोलता हूँ, उसके बाद आपके यानी कि दूसरी तरफ चले जाते हैं। लंदन में ये देखें कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ आसम मनीर का हुआ, और पार्टी कौन सी है ये आपने नोट नहीं किया होगा कि जो पार्टी वो है जो पाकिस्तान पे भी यहाँ पर यानी कि जगह माल बनी हुई है, वहां पर इंतशार फैला रही है, यहाँ पर केपी में कर रही है। हालांकि उनकी हुकूमत होने के बावजूद यहाँ पर उनकी पार्टी किस पार्टी के वो कारकुनान है, किस पार्टी की वजह से, जब से आसम मनीर सीडीएफ बना, आर्मी चीफ बना, उस वक्त से पीटीआई को यानी कि ये रोड उठ अरे रहे साहब हैं। पहले आप वो टीटीपी से पाकिस्तान तो में लड़ यहाँ पर लीजिए, पहले तालिबान से तो लड़ लीजिए। नहीं, थोड़ी सी अभी मैंने ये कहा था, मेरी बात आपने पूरी कंप्लीट तसल्ली से कीजिए सर, सुनी है। पर जब तालिबान आप से भी हम तर्क रखते तालिबान हैं तो पूरी तरीके से रखिए। फिर आप पहले टीटीपी से लड़ाई अपनी पूरी कर लीजिए, उसके बाद इस तरीके की बातें रखिएगा। देखें, हम आपकी आशीर्वाद से जब इंडिया के जो ताने माने जब मिलते हैं, तालिबान पे कौन से इन्वेस्ट पैसा कौन कर रहा है, पैसा कौन कर रहा है इस पे, तालिबान पे जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो कौन कौन सा ममालिक कर रहे हैं। कौन कर रहा है? देखें कि आसम मनीर को सिर्फ बांग्लादेश, आप कह रहे हैं ना, बांग्लादेश में आपके खिलाफ कितनी यानी कि प्रोटेस्ट हो रही है, आपको लास्ट वीक का भी याद होगा। पाकिस्तान इंडिया हमेशा यानी कि जितने भी इसके पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ किसके साथ ताल्लुकात इसके अच्छे हैं, चीन के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, बांग्लादेश के साथ अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं। इंडिया हमेशा यानी कि जो आपके जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखता नहीं है। अब देखेंगे जो प्रोटेस्ट हुआ वहां पर हुआ जो दूसरे ममालिक में हो सुनिए रहा ना है, और सर, एक सुनिए ना, सियासी ठीक जमात है। पार्टी अभी कर आप रही है, फिर वो बोलेंगे कि आसम मैं मनीर टोक को रही कर हूँ, रही है। फिर बोलेंगे कि टोक रही हूँ। चीन के साथ सबसे बड़ा बिजनेस अगर कोई करता है ना देश, तो भारत करता है। एक बार पता करिएगा कितना व्यापार चीन यहाँ पर करता है, कितनी फैक्ट्रियां यहाँ पर चीन के यहाँ सेटअप है। अली शाह सर, इनको जवाब जरा दीजिएगा। कितनी है इसका बिजनेस, तभी वॉल्यूम ज्यादा। देखिए भाई साहब, आप अलीशा नहीं है, आपको अलीशा बनने के लिए आपको बहुत आगे, अभी और आगे जाना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी आप सुन लीजिए, आप तसल्ली से देखिए, आपने जो बोला ना, आप, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, आपको अपने मुल्क का साथ देना होगा यहाँ पर। अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपकी मिलिट्री आपको उठा के ले जाएगी रातों रात और गायब कर देगी। तो इसलिए आपकी मजबूरी मैं समझता हूँ, लेकिन दिल के किसी कोने में आपको पता है, लॉजिकल बात यह है कि बांग्लादेश जो है उसको पटाने के चक्कर में लगा हुआ है पाकिस्तान। बांग्लादेश को साथ लेने में कि भाई ये मौका है, मार दो चौका, मौके पे चौका मारने पे लगा हुआ है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान ये समझ ले कि भाई ठीक है, हमारी एनर्जीज बांग्लादेश को पटाने की जगह हम क्यों ना अपने लोगों को पटाएं भाई, तो जो सिंध प्रोविंस में, बलूचिस्तान में, पीओके में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपके खुद के लोग खुश रहेंगे। आपके अंदर जो जिस पर तरीके अली से शाह सर, इनकी मजबूरी भी तो समझिए ना। ये अभी टीटीपी तालिबान से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके सामने रख रहे हैं। अली असगर साहब जी। है जितनी आजादी हमारे मुल्क में है, इतनी आजादी तो कहीं पर भी नहीं है। आप अपनी आजादी की बात करें ना, देखें जितनी आजादी पाकिस्तान में इतनी नहीं है, इंडिया में आप देखें कितनी आजादी है, कितनी अकलियतों का आप बुरा हाल करते हैं। इवन के जरा सा गाय को वो पता चलता है कि गोश्त का, वहां पर उसको मार दिया जाता है। वहां पर इतने प्रोटेस्ट, कोई नमाज पढ़ने जा रहा होता है वहां पर बुरा हाल किया जाता है। हमने आपकी खबरें हमारे पास आ रही होती हैं, जितना मुसलमानों पे भी वहां पर जुल्म सितम होता है वो बेचारे बोल ही नहीं सकते। आप समझते कि जैसे हम जुल्म सितम यानी कि वहां पर इंडिया में मुसलमानों के साथ करते हैं, वो वहां हमारे हुकूमत कर रही है, इसी तरीके से पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो कर रही होगी। लेकिन यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर सीडीएफ जब से आसम मनीर बने हुए हैं, यहाँ पर उनको बिल्कुल उन्होंने यानी कि आस पड़ोस के जो मालिक है उनको बता के रखा हुआ है कि मैं कौन हूं। सर्वे सरवाए मुनीर साहब, ठीक है हम मान गए सर, हमें आप मत बताया करिए हर बार आके डिस्कशन पर। हमें पता है कि सेना आपके यहाँ पर सर्वे सरवा है, बार बार इसे रिपीट करके आप यहाँ पर आप खुद को बता रहे कि लोकतंत्र है ही नहीं आपके वहां पर। आपके यहाँ पे कोई पूरी तरीके से सिस्टम ही नहीं है, सिस्टमेटिक वे में चलती ही नहीं आपके यहाँ पे सरकारें। संजीत सिरोही सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, एक जो जिक्र बार बार होता है जियाउल हक को लेकर के, तानाशाह के तौर पर वो उभरे थे। तानाशाह जो उनके आलोचक है वो कहते हैं कि वो तानाशाही करते थे देश में। अब ऐसे में जनरल जुल्फिकार अली, जिनके बलबूते वो आए थे जब उन्हें बनाया गया, सेना का प्रमुख बनाया गया था, लेकिन उनके साथ ही दगा कर गए, उन्हीं की सरकार गिरवा दी। तो ये इंडिकेशन किस तरफ वो महिला दे रही थी कि यहाँ पर भी मुनीर साहब और शहबाज शरीफ के बीच में कहीं वैसी स्थिति ना बन जाए, वो खाई ना आ जाए कि मिलिट्री ओवरशैडो कर दे इनके सरकारों को। देखिए रितु जी, अगर आप जियाउल हक की बात करें तो जियाउल हक साहब को जो है जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था। बल्कि जब वो
चीफ थे, जब उनको चीफ बनना था तो बाहर जो उनको वेट कराया करते थे और उनको सबके सामने कहते थे ही इज माई मंकी। तो ये ज़ियाउल हक का ये स्टेटस था जब ज़ियाउल हक साहब जब तक चीफ नहीं बने थे। जब वो चीफ बन गए तो उन्होंने उस मंकी का बदला दिया और उसने उसको जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जो है जेल में एक झूठे केस में बंद करा दिया और उसके बाद उनको बिना किसी उसके लीगल उसके रात के टाइम जो है फांसी, रात के टाइम कहीं भी दुनिया में फांसी नहीं लगाई जाती है, उनको रात के टाइम भी बिना उनके घर वालों को बताए उनको फांसी लगा दी और उनको जो है दफन कर दिया। तो ये तो जनरल ज़ियाउल हक साहब था। उसके बाद जब वो प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट बन के उन्होंने जो है जो वो एक डिक्टेटर कर सकता वो उन्होंने किया और उसका अंजाम उनको भुगतना पड़ा। और जिस हिसाब से आसिम मुनीर साहब चल रहे हैं, आसिम मुनीर तो उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। आसिम मुनीर साहब को तो इम्यूनिटी मिल गई फॉर लाइफ टाइम। इसका मतलब ये है कि आसिम मुनीर जो भी करेंगे, आसिम मुनीर के खिलाफ आप कोई भी जो है लीगल एक्शन नहीं ले सकते। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी ऐसा जो है लीडर या कोई आर्मी चीफ या सीडीएफ होगा जिसको इतनी इम्यूनिटी दे रखी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसिम मुनीर साहब कितने पावरफुल आदमी है। तो जब आदमी पावरफुल होता है, जब आदमी के पावर आ जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और जब दिमाग खराब होता है तो वो फिर ऐसी ही हरकतें करने लगता है और जब ऐसी हरकतें करता है तो वो दोस्त कम पालता है, दुश्मन ज्यादा पाल लेता है। और वो दुश्मनी को ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर से आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, कल डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये पता लग गया कि आसिम मुनीर अब उनके कोई काम का नहीं, तो हो सकता है सीआईए उनको उड़ा दे, हो सकता है जो है अफगानिस्तान वाले उनको उड़ा दे। तो ये जो है जो ये बात यूके में हुई है, जो लेडी बात कर रही थी, वो एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रही थी कि जिस तरीके से ज़ियाउल हक जो कि एक डिक्टेटर था पाकिस्तान में, उसको जिस तरीके से हवाई जहाज में उड़ाया गया था, हो सकता है कि आसिम मुनीर को भी जो है कार में उड़ाया जाए। इसी की वजह से जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एकदम जो है यूके के ऑफिशिएटिंग हाई कमिश्नर को बुला के उसको डिमांड से पेश किया और उसको बोला कि आप जो है आपकी धरती पे पाकिस्तान के खिलाफ जो है कार्रवाई हो रही है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को फैलाने की, टेररिज्म को फैलाने की, वायलेंस को फैलाने की, आप उनके खिलाफ जो है एक्शन लीजिए। और जैसे डॉक्टर शुभदा चौधरी ने बताया है कि जिस तरीके से ये लिया गया है, ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप देखिए उनके साथ क्या क्या होगा। तो ये तो डिक्टेटरशिप की कहानी है और डिक्टेटरशिप का अंत यही होता है। कहीं पे जाइए जहां पे भी डिक्टेटर हुआ है, यहाँ पर उसका तो अंत जो मेरे को, मैं इससे थोड़ी सी अलग राय रखती हूँ। मैं पाकिस्तान को लेकर ऐसी राय रखती हूँ कि वहां पर तो कोई सिस्टमैटिक फॉर्मेट जो होता है ना, चाहे डिक्टेटरशिप हो, मोनार्की हो, किसी भी तरीके का जो एक कहा जाए प्रणाली हो, वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ इन एक्शन होती है मिलिट्री, इन एक्शन होती है सेना। वहां सेना जो कह दे वही पत्थर की लकीर है। एम आई राइट अली असगर भट्टी? नहीं, आप इस पे गलत हैं कि देखें हमारा जो वज़ीर आज़म है, मुझे आज आप गलत साबित कर दीजिए प्लीज। यहाँ पर थोड़ा सा जो चॉइस वो चॉइस वो खुद करता है। हाँ। उसी के अंडर आता है। यहाँ पर जमहूरियत में यहाँ पर जब भी दौरे हुकूमत आप देखें, जब भी सिलेक्शन करता है ना, चीफ आर्मी स्टाफ ही करता है, वो वज़ीर आज़म करता है, उसकी रिकमेंड से, उसकी हिदायत से उनको लिस्ट भेजी जाती है, वो चॉइस करते हैं। यहाँ पर ये नहीं होता कि हिदायत आ जाती है कि आर्मी चीफ को आपने ये चॉइस करना है। हमारे मुल्क में ये होता है कि जिसको 4 बंदों की या 5 बंदों की लिस्ट दी जाती है, ये सोनाटी में, उस सोनाटी में आपके मुल्क में सुनिए ना, अब मैं आपको बताती हूँ आपके मुल्क में क्या हो रहा है कि आप चारों खानों से पहले तो घिरे हुए हैं। आप बलूचों से लड़ नहीं पा रहे हैं, आप टीटीपी के लड़ाकों से लड़ नहीं पा रहे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, आप सिंध की लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं, आप तालिबान से लड़ नहीं पा रहे हैं। हो ये रहा है। और अब तो घर की चीजें बाहर भी चली गई हैं सर। देखिए ना कि यही तो मैं बता रहा हूँ, कि यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो बलूचिस्तान में है कुछ नासर हैं, वो पैसों से, यानी कि ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, पैसा कहाँ से आता है। वो जो बलूचिस्तान में है, केपीके में कुछ नासर हैं। बॉर्डर किसका लग रहा है? मैं यही तो आपसे बताना चाह रहा हूँ कि वहां जो बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का लगता है। जो हदायत आ रही है इससे कुछ अर्सा पहले तक जाएं, देखें कि इससे पहले तक पाकिस्तान में अमन था या बलूचिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से कभी ऐसी कोई दरअंदाजी नहीं हो रही थी जितनी अब मौजूदा हो रही है। और जब से देखें कि यहाँ पर दरअंदाजी हो रही है आपके इलाके में, वहां पर वज़ीर खारजा आए हैं, वो उसके बाद आप देखें कि वहां पर पाकिस्तान के हालात में कितनी दरअंदाजी इंडिया में शुरू हुई है। उससे पहले कितना अमन था।
ये आप कभी नोट भी तो करना ना कि हिस्ट्री भी देखा करें कि हिस्ट्री में जब आपके पास ये अफगानिस्तान के वजीर खारजा आए हैं उसके बाद पाकिस्तान में अरे केपीके सुनिए में ना, और ठीक है बलूचिस्तान सर, में समझ गई, दहशतगर्दी मैं के समझ गई, जो लड़ाइयाँ हैं वो आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, मैं समझ गई। लेकिन क्या जियाउल हक का जो अंजाम सबने देखा, अब हम माने कि मुनीर भी उसी रास्ते पर चल दिए हैं? नहीं, जियाउल हक का कैसे अंजाम हुआ? देखिए ना कि कुदरती हादसा आपका चीफ अरे का तो नहीं क्या अंजाम हुआ, आप बता सारा दीजिए। clash हुआ था। आप, मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बता दीजिए ना क्या फैक्ट्स हैं। मैं, मेरे पास तो पूरा लिस्ट पड़ी है, कैसे कैसे विमान हादसा हुआ, आम की पेटी में विस्फोटक भेजे गए, मुझे पूरी कहानी पता, आप बता दीजिए। टेक्निकली प्रॉब्लम जब आई है जहाज तो बहुत का क्रैश हुआ था, इसमें तो किसी का कोई नहीं होता। आपके मुल्क में आपका भी तो चीफ यानी कि चीफ था, वो भी त्यारा क्लैश में आपका मारा गया, जनरल तो बैठा उसको है तो आपने भी कुछ नहीं कहा। उस विमान में, और आप इसको इतनी सिंपलिसिटी के साथ बोल गए कि एक टेक्निकल एरर था। आज तक आप जांच नहीं करवा पाए, 20 थ्योरी फ्लोट हो रही हैं और आप यहाँ पर आकर इसको डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा, आपका जो चीफ का था त्यारा गिरा था, उसके बारे में आपने जानकारी कर ली है? उसके बारे में बताएं क्या उसके बारे में आपका भी जानकारी तो ये है कि कुछ अर्सा पहले गुजरा था ना। मौसम खराब था, तकनीकी खामियां थी, उस विमान में पूरी डिटेल ब्लैक बॉक्स के जरिए भी दी गई है। आप जाइएगा सोशल मीडिया पर सर्च कीजिएगा। तो हमने तो, हमारा भी तो यही बताया कि उस वक्त जिस दिन ये वाकया हुआ था उस वक्त मगरिब का रात का टाइम था, अंधेरा अरे था, मुझे सीधे मौसम सीधे खराब था, बताइए ना, उस वक्त मुनीर हमारा साहब भी तो डरे यही हुए आया हैं था कि ना। नहीं डरे हुए हैं?